तो हम किसकी बात कर रहे थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे थे। ठीक है, देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले मैं राकेश कुमार शर्मा केडीसी फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक, उनको भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्कस करेंगे, वोल्टेज भी डिस्कस करेंगे डिटेल से। आई होप पिछली जो वीडियो रही होगी आपको कंसेप्ट सारे क्लियर रहे होंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर कितना है, 70 27 66 55 87। कितना है, 70 27 66 55 87, 7027665587। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, जो भी आपको डाउट होता है व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग मैसेज करिए। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेंगे, आपको रिप्लाई वहाँ से मिलेगा, सारा कंसेप्ट आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो मैं आंसर्स दूंगा आपको वहाँ पर। तो देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अपने को एक चीज़ कहता है कि कोई भी बॉडी है, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वह इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज होता है। हम किसी भी बॉडी की अगर बात करेंगे नेचर में, मान लेते हैं ये बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक का 1.6 इंटू में 10⁻⁻⁹। तो इसके ऊपर चार्ज रहेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये चार्ज रहेगा या n इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 7 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ऐसे रहेगा। कभी भी बॉडी के ऊपर चार्ज तुमको ऐसे नहीं मिलेगा कि चार्ज इजिकल टू, मान लेते हैं जी 1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 5/7 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं मिलेगा। इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज किस मिलेगा, क्वांटाइज्ड फॉर्म मिलेगा और Q इजिकल टू NQ। चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन एनी बॉडी। ठीक है, इट इज़ द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। बस खत्म, इतना सा छोटा सा कंसेप्ट है ये, बाकी डीप में अपने को नहीं जाना है। ठीक है, अगला है अपने पास मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग, बॉडी को चार्ज करने के मेथड कौन कौन से होते हैं, देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग। बॉडी को चार्ज करने के अपने पास 3 मेथड है। 3 तरीके से किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है। ठीक है, पहला मेथड हो गया अपने पास फ्रिक्शन। पहला मेथड कौन सा है, फ्रिक्शन है। ठीक है, दूसरा मेथड पढ़ेंगे यहाँ पर। फ्रिक्शन मेथड क्या होता है अपने पास, कोई भी 2 बॉडी होती हैं। क्या होती हैं, कोई भी 2 बॉडी। एक बॉडी तो मैं ये ले लेता हूँ, ए बॉडी, क्या है, ए बॉडी, और एक दूसरी बॉडी ले लेता हूँ मैं बी। क्या ले लेता हूँ, एक दूसरी बॉडी ले ली मैंने यहाँ पर बी। ठीक है, ये बी। जब मैं इन बॉडी को आपस में कॉन्टैक्ट में लेके आता हूँ, क्या करूँगा, ये 2 बॉडी है मेरे पास, कोई भी 2 बॉडी है, ये 2 है, इन दोनों को मैं कॉन्टैक्ट में ऐसे घिसना शुरू कर दिया। थोड़े टाइम बाद घिसूंगा तो हीट एनर्जी जनरेट होगी, और ये हीट एनर्जी क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं आउटर स्टेट में, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर देती है। जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के इसके अंदर से एमिट हो जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो उसके पास बॉडी के ऊपर क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो पॉजिटिव बचा हुआ था पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी के ऊपर जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जैसे इन दोनों बॉडी को मैं घिसूंगा, इन दोनों बॉडी क्या करूँगा, घिसूंगा, रफ करूँगा, तो कोई भी एक बॉडी रही होगी, कोई भी एक बॉडी मान लेता हूँ घिसने से इस बॉडी पर से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया ऐसे करके, तो इसके ऊपर तो बॉडी के ऊपर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस बॉडी के ऊपर कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये फर्स्ट मेथड है चार्जिंग का। क्या है, चार्जिंग का पहला मेथड है। चार्ज हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, क्वांटाइजेशन के बाद सेकंड होता है अपने पास इंडक्शन मेथड। क्या होता है, इंडक्शन मेथड होगा। इंडक्शन मेथड में क्या देखेंगे, फर्स्ट हो गया, या तो हम फ्रिक्शन से बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। सेकंड क्या है, इंडक्शन मेथड है। इंडक्शन मेथड क्या कहता है, कोई भी बॉडी है मेरे पास, कोई भी बॉडी मान लेते हैं, उस बॉडी को न्यूट्रल बॉडी मैंने अज्यूम कर रखा है। ये मान लेता हूँ ये बॉडी है, और ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके चार्ज बराबर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे, तो इसके ऊपर नेट चार्ज क्या है, 0 है। नेट चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। अब मैं इस बॉडी के पास कोई भी चार्ज बॉडी लेकर के आया, कोई भी चार्ज बॉडी लेकर आया, जिसके ऊपर टोटल क्या था, या तो एक टाइप का चार्ज है, या तो पॉजिटिव चार्ज है, या फिर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, मैं इसको इसके पास लेकर के आऊँगा, इसको पास लेकर आऊँगा तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके अंदर के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो सारे नेगेटिव चार्ज है यहाँ से, ये अट्रैक्ट हो जाएंगे इसकी तरफ, तो एक साइड में आ जाएंगे ऐसे करके।
और मैंने कहा था अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो एक साइड में नेगेटिव आ गए तो दूसरी साइड में क्या बच जाएंगे मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज बन जाएंगे। इट इज क्रिएट पोलैरिटी, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव। तो बॉडी के अंदर पोलैरिटी क्रिएट हो गई, पोलैरिटी क्रिएट होगी तो बॉडी क्या होगी, चार्ज होगी। बॉडी चार्ज होने का मतलब क्या है, पोलैरिटी क्रिएट होना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर डिफरेंस क्रिएट हो जाना, इट इज द चार्जिंग। तो पोलैरिटी क्रिएट होगी चार्ज। इट इज द मेथड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन मेथड में क्या होता है, बॉडी को कॉन्टैक्ट में नहीं लाते, एक न्यूट्रल बॉडी के पास चार्ज बॉडी को लेके आते हैं। क्या करते हैं, न्यूट्रल बॉडी के पास चार्ज बॉडी को लेके आएंगे। तो चार्ज बॉडी को लेके आएंगे, चार्ज बॉडी अपोजिट वाले को, अगर ये नेगेटिव होती तो पॉजिटिव को, पॉजिटिव है तो नेगेटिव को, तो अपोजिट वाले चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या कर लेती, अट्रैक्ट कर लेती। तो एक तरफ तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, एक तरफ पॉजिटिव, तो पोलैरिटी क्रिएट बॉडी के अंदर हो जाती है और बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज। तो इसमें हम बॉडी को कॉन्टैक्ट में लेके आए, इसमें बॉडी को कॉन्टैक्ट में नहीं लाएंगे। तीसरा मेथड है जो चार्जिंग का अपने पास, तीसरा मेथड है कंडक्शन। तीसरा मेथड कौन सा है, कंडक्शन मेथड है। कंडक्शन मेथड के अंदर क्या करते हैं, कोई भी बॉडी ले लेंगे चार्ज, एक अनचार्ज बॉडी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, चार्ज बॉडी। मान लेता हूँ मेरे पास एक बॉडी ये हो गई, ठीक है, ये न्यूट्रल बॉडी है। क्या है, न्यूट्रल बॉडी, मतलब इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है। और एक मेरे पास ये बॉडी हो गई चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज कुछ भी है, पॉजिटिव चार्ज है। तो एक न्यूट्रल बॉडी हो गई, एक क्या हो गई, चार्ज्ड बॉडी हो गई। दोनों बॉडी को हमने किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, ये वायर रहा होगा, इस वायर के साथ में हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। जब वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस पे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इधर जाने शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, करंट कब फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन कब जाने शुरू करते हैं, जब दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस हो। हम आगे पढ़ेंगे अभी पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का अंतर, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का अंतर। ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो मेरे को पता है बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो पहले से इसके पास क्या, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और ये अपने पास न्यूट्रल है, तो इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने प्रोटॉन रहे होंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाना शुरू कर देंगे। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाना शुरू कर देंगे तो ये बॉडी भी चार्ज हो जाएगी और ये बॉडी भी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल है। और ये कब तक जाते रहेंगे, तब तक जाते रहेंगे जब तक दोनों के पास पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। कब तक जाते रहेंगे, जब दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ये भी याद रखेंगे, एक नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में बनता है कि अगर दो बॉडी को हम लोग कंडक्टिंग फॉर्म में चार्ज करते हैं, एक बॉडी चार्ज बॉडी है मेरे पास, एक न्यूट्रल बॉडी है, और चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी की तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जाना शुरू करते हैं या फिर चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करना शुरू करती है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये कब तक जाते रहेंगे, तब तक इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते रहेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो डाउट इसमें किसी को, तो चार्जिंग के 3 मेथड होते हैं, पहला फ्रिक्शन मेथड, दूसरा इंडक्शन मेथड, तीसरा कंडक्शन मेथड। इन दोनों केसेस में बॉडी को कॉन्टैक्ट में लाने की जरूरत होती है, या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लाते हैं या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब किसी वायर के थ्रू लाते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ कॉन्टैक्ट इन द केस ऑफ कंडक्शन। तो 3 मेथड अपने पास चार्जिंग के, चौथा मेथड अभी तक कोई बना नहीं है। तो कोई भी बॉडी अगर अपने को चार्ज करनी होती है तो या तो फ्रिक्शन से करते हैं, या इंडक्शन से करते हैं, या फिर किससे करते हैं, कंडक्शन से करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं कंडक्शन मेथड का आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं 95% केसेज में। 95% किसका यूज़ कर रहे हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं कंडक्शन मेथड का। नेक्स्ट आता है कूलॉम्स लॉ। नेक्स्ट कौन सा आता है, कूलॉम लॉ। कूलॉम साहब के लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इसको भी रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टॉपिक लिख लेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम साहब क्या कहते हैं अपने पास, सेम मैंने फंडामेंटल लॉ बताया था, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मैं कोई भी 2 चार्ज ले लेता हूँ, ठीक है, एक तो ये पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, एक नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं r। क्या लेता हूँ, r। ये तो अपोजिट चार्ज हो गए, और अपोजिट चार्ज हो गए तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, इसको चार्ज को मान लेता हूँ Q1, इसको चार्ज को मान लेता हूँ Q2। तो इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स ऑन 2/1, और ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स ऑन 1/2। तो ये साहब क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था फोर्स ऑन 1y इज इक्वल टू में फोर्स ऑन 2/1। ये कहते हैं
कि दोनों के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे होंगे। तो कूलाम साहब ये कहते हैं देयर आर द टू चार्ज बॉडीज इन द नेचर। नेचर में कोई भी दो चार्ज बॉडी होती हैं और उन दोनों के बीच में अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन रिपल्शन है, तो दोनों के बीच में फोर्स जो लगेगा फोर्स विल बी इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रहेगा, तो इक्वल एंड अपोजिट तो रहेगा, लेकिन रहेगा कितना फोर्स, तो इन्होंने अपने को बताया जी फोर्स बराबर में रहेगा, फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में प्रोडक्ट ऑफ द बोथ बॉडी चार्ज। दोनों बॉडी के चार्ज के क्या रहेगा, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। एंड फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द बोथ बॉडीज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की बात करेंगे, फोर्स विल बी, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1/Q2/R²। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा क्या, Q1/Q2/R²। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और एक्सपेरिमेंट करके जो K की वैल्यू निकाली गई, ये कंडक्टिविटी वो कांस्टेंट हो गया अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक, K की वैल्यू निकाली गई 9 × में 10⁹, कितना यूनिट हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसका एक और फॉर्म में लिखते हैं 1/4πε0, 4πε0। πε0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी को क्या बोलते हैं हम लोग, ε0 बोलते हैं। एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द ε0 विल बी, ε0 के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहेगा ε0 = 8.85 × में 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द ε0। अब आप कहोगे जी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, ये दो चार्ज थे अपने पास, इन दोनों चार्ज के बीच में क्या है, ये फ्री स्पेस है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये फ्री स्पेस है। द परमिशन प्रोवाइडेड बाय द फ्री स्पेस टू अप्लाई द चार्ज ऑन अदर बॉडी बाय द वन बॉडी, या फिर परमिशन प्रोवाइडेड बाय द फ्री स्पेस टू अप्लाई चार्ज ऑन अदर चार्ज बाय द फर्स्ट चार्ज या फिर सेकंड चार्ज। एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, उसके लिए फ्री स्पेस कितनी परमिशन प्रोवाइड करेगा, दिस परमिशन कांस्टेंट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ में आ गया होगा इसको, इसकी वैल्यू ये होती है। अगर इसकी जगह हम फ्री स्पेस ना लेके कोई मीडियम ले लेते, क्या ले लेते, कोई भी मीडियम ले लेते इसकी जगह पर, तो कोई भी अगर यहाँ पर हम लोग मीडियम ले लेते ऐसे करके, ये क्या हो गया, मीडियम हो गया। अब ये फ्री स्पेस नहीं है, तो इस मीडियम की बात करते तो वहाँ परमिटिविटी ऑफ मीडियम की बात होती, किसकी बात होती, परमिटिविटी ऑफ मीडियम की बात हो जाती। जब हम लोग परमिटिविटी ऑफ मीडियम की बात करते तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ε m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ε m से रिप्रेजेंट करेंगे। और ε m का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता, यहाँ पर देखिए ε m इज इक्वल टू में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू में k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के क्या हो गया यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती, तो यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या हो जाती, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाई के। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। वो मीडियम का कुछ भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे देगा, फिर पूछेगा अब फोर्स बताइए कितना हो जाएगा। तो फोर्स की बात करते तो ε0 की जगह पर क्या लिखा जाता, ε m/k लिखा जाता, तो अपना फोर्स क्या हो जाता, फोर्स हो जाता अपने पास क्या, k, तो 1/4π ε0 की जगह ε m/k ये लिखा जाता, Q1/Q2/R²। तो k तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये हो गया 1/4π ε m इज इक्वल टू में Q1/Q2/R²। इट इज़ द फोर्स। अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके अंदर रखते हैं हम लोग, कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया, उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मल्टीपल कर दो पहले वाले फोर्स के साथ में, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स की ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब अपने को फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स एग्जैक्टली ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। फोर्स निकालने के लिए मैं अलग एक्सप्रेशन आपको बताता हूँ। अगर ये आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा भी जाता है क्या, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हमने इसके अंदर रख दिया, तो अब बताइए जी फोर्स कितना हो जाएगा बॉडी के ऊपर। तो फोर्स कितना हो जाएगा, देखिए पहले जो रेडियस होती थी इसकी r थी, अगर इसकी थिकनेस है मेरे पास t, क्या है इसकी थिकनेस t हो जाएगी। तो अब मेरे पास जो नेट डिस्टेंस ये फ्री स्पेस की बचेगी r - t बचेगी, क्या बचेगी, r - t बचेगी। लेकिन मैंने डाइलेक्ट्रिक भी रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक भी रखा हुआ है, तो मेरे पास जो नेट डिस्टेंस लूँगा मैं यहाँ पर ये रेडियस,
तो नेट डिस्टेंस लूँगा, नेट डिस्टेंस मेरे लिए लेनी पड़ेगी r इजिकल टू में r माइनस के टी प्लस टी अंडर रूट के। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछाता है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, बीच में कोई भी मीडियम रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, व्हाट विल बी द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, तो आप के की वैल्यू एज इट इज रखेंगे, ये एज इट इज रखेंगे, ये यार बस आर को वैल्यू को चेंज करके यहाँ पर ये लिख देंगे। और क्या क्या आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टी इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ये कितनी थिकनेस का लिया गया, इसकी मोटाई कितनी है, वो मोटाई यहाँ पर रख देंगे। तो नया फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा। वो नया फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए नया फॉर्मूला फोर्स का बन जाएगा F इज इक्वल टू में K Q1 Q2 बाई आर की जगह पर क्या रखेंगे, R माइनस के टी प्लस टी अंडर रूट के यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इस K की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी तो 1/4 है, लेकिन ये क्या है अपने पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये क्या अपने पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। इसको मैं स्मॉल के लिख देता हूँ और ये अपने पास क्या रहेगा कैपिटल के, ठीक है। तो ये नया फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास, क्या बन जाएगा, नया फॉर्मूला। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको पूछेगा तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब अपने को कूलाम साहब ने बता तो दिया कि ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, बता तो दिया कूलाम साहब ने। फोर्स का रेशियो 1/1 होगा, ये हमने पता लगा लिया, क्योंकि ये चार्ज कितना ही हो दोनों बॉडी के ऊपर, कितना ही चार्ज, ये मान लेते हैं अपने पास 100 कूलाम हो गया, और ये चार्ज मान लेते हैं अपने पास 1000 कूलाम हो गया, तो कितना ही हो, तो ये और ये एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये अपने पास ज़्यादा है तो इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाए, ये कम है तो ये इसके ऊपर कम फोर्स लगाए, दोनों क्या लगाएंगे, इक्वल फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इक्वल फोर्स लगाएंगे। इक्वल फोर्स लगाएंगे तो दोनों के फोर्स का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। इसका इसके ऊपर लगाया गया फोर्स और इसका उसके ऊपर लगाया गया फोर्स क्या हो जाएगा, 1/1। फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2/1 इज इक्वल टू में रेशियो 1/1। अमाउंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कूलम साहब से किसी ने ये पूछा कि साहब आपने ये तो बता दिया कि ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, आपने ये तो बता दिया कि ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन फोर्स लगाएगा क्यों, रीज़न क्या है इस फोर्स का। तो इस फोर्स का रीज़न क्या है, रीज़न देखिए इन्होंने क्या दिया था, फोर्स लगाएगा क्यों, फोर्स का रीज़न क्या है। क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट, सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि छोटी छोटी चीज़ें क्लियर और न्यूमेरिकल में मिस्टेक ना हो। तो रीजन ऑफ फोर्स क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने को कूलम साहब ने ये बताया जी, जो भी चार्ज है या फिर जो भी बॉडी है दुनिया में, वो अपने अराउंड में क्या रखती है, अपने एक रीजन रखती है, फील्ड रखती है। क्या रखती है, एक फील्ड रखती है। इसके अराउंड में इसका ये फील्ड हो गया, क्या हो गया, ये फील्ड हो गया इसके अराउंड, ठीक है। ये फील्ड हो गया। जैसे कोई दूसरा चार्ज इसके फील्ड में आएगा, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, वो जैसे इसके फील्ड में आने की कोशिश करेगा, ये इसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, या फिर ये किसी और के फील्ड में जाए, ये किसी और के फील्ड में जाए, तो जैसे ही फील्ड क्रॉस करेगा, ये फील्ड क्या होता है, रीजन अराउंड द चार्ज या फिर रीजन अराउंड द बॉडी एट विच वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज। चार्ज के अराउंड में ऐसा रीजन जहाँ पर हम उस चार्ज के प्रेजेंस को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो रीजन क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। या तो इसके फील्ड में कोई चार्ज जाए या फिर ये किसी और के फील्ड में जाए, तो उस टाइम पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और फोर्स की वैल्यू क्या थी, हमने बताई थी। और फील्ड कैसे निकालेंगे, तो फील्ड निकालने के लिए टेस्ट चार्ज लेना पड़ता है। यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम की होती है और नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव। 1 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। उसने पूछा था व्हाट इज द मैग्नीट्यूड फॉर टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम होता है। व्हाट इज द चार्ज नेचर ऑन द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के ऊपर चार्ज का नेचर को कैसा होता है, कौन सा चार्ज होता है, तो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर फील्ड की बात करेंगे हम लोग, तो न्यूटन साहब ने अपने को एक कंसेप्ट दे दिया, और वो कूलम साहब ने वो कंसेप्ट क्या था कि फोर्स पर यूनिट चार्ज जितना लगेगा, इट विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालना है, तो फोर्स को क्या करो, के
ये चार्ज तो अपने पास Q है और ये क्या है अपने पास Q नॉट है। दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा होगा कि Q और Q नॉट बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं R रही होगी, तो नीचे क्या हो जाएगा R स्क्वायर। ये दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। यूनिट चार्ज से यूनिट चार्ज कट जाएगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में KQ बाई R स्क्वायर। मतलब क्या हो गया 1/4πε0। K की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर। इट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्स के लिए हमने पढ़ाई था, फोर्स क्या होता था Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर तो क्या कर लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानने के लिए, यहाँ पर तो दो अलग अलग चार्ज होते थे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानने के लिए इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो दूसरे चार्ज को हमने यूनिटी बना दिया। क्या बना दिया यूनिटी बना दिया, वैल्यू 1 कूलम ले ली। ठीक है, इट इज़ द मैथमेटिकल बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। क्वेश्चन ये बनता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपस में रिलेशन क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में फोर्स पर यूनिट चार्ज, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में क्यू, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू में QE के बराबर। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। जब किसी भी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, डायपोल वाले में, तो किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इतना फोर्स लगता है, तो चार्ज इधर ही तो आके मल्टीप्लाई हो गया, तो फोर्स ऑन एनी चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में QE के बराबर हो गया। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। अब देखिए हम फील्ड लाइन्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, फील्ड लाइन्स के बारे में। हमने कहा ये जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज 1 कूलम का होता है और कैसा होता है, पॉजिटिव इन नेचर होता है। जब ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को अंदर लाएंगे हम लोग, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। भाई ऑब्वियस सी चीज़ है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस चार्ज को हम अगर फील्ड में रखेंगे तो इस क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा। अगर मैं नेगेटिव चार्ज लेता यहाँ पर, तो नेगेटिव चार्ज को इसके फील्ड में लाता तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो किधर फोर्स लगाता, इधर फोर्स लगाता। इसका मतलब तो ये हो गया, कोई भी चार्ज अगर हम पुट करते हैं, क्या करते हैं, कोई भी चार्ज पुट करते हैं, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज पुट कर दिया, तो इसके फील्ड में अगर मैं कोई भी चार्ज लेके आऊँगा, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो उसको रिपेल करेगा। क्या करेगा, यूनिट चार्ज को रिपेल करेगा। पॉजिटिव चार्ज हो, यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, इसकी जगह अगर मैं नेगेटिव चार्ज लेता और इसके अराउंड में मैं यूनिट चार्ज रखता Q नॉट तो पॉजिटिव होता है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। फील्ड में मैं कहीं पर भी रख दूंगा, कोई भी पॉइंट ले लो, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये होगी मेरे पास फील्ड लाइन, ये क्या होगी, फील्ड लाइन होगी। और फील्ड लाइन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, इमेजिनरी कंसेप्ट है। तुमने कोई भी चार्ज देखा होगा तो चार्ज से कभी भी ऐसे लाइन आती जाती तो नहीं देखी होगी, तो ये चार्ज को समझने के लिए क्या है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। तो फील्ड लाइन है अपने पास, फील्ड लाइन इमेजिनरी कंसेप्ट है, और फील्ड लाइन होता क्या है, पाथ ऑफ द यूनिट चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मैं टेस्ट चार्ज रखा, तो टेस्ट चार्ज जिस पाथ पर होकर के आएगा इसको अट्रैक्ट करेगा, या फिर टेस्ट चार्ज जिस पाथ पर पे होकर जाएगा वो पाथ क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो गया मेरे पास, पाथ ऑफ द टेस्ट चार्ज इन द फील्ड। क्या हो गया, पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज मैं लूँगा, उस टेस्ट चार्ज का जो पाथ होगा जिसके ऊपर ये मूव करेगा, दैट पाथ विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी कम होंगी उतना कम क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज की बात करता हूँ, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ जाती हैं, आउटसाइड में जाती हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करता हूँ, नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस इनवर्ड आती हैं, अंदर की तरफ आती हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन तो फील्ड लाइन के यहीं से बन जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज के द्वारा क्रिएटेड जनरेटेड फील्ड लाइन आउटसाइड होती हैं, और नेगेटिव चार्ज के द्वारा जनरेटेड फील्ड लाइन क्या होती है, इनसाइड में होती है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन रहेंगी किसी भी चार्ज की, मान लेता हूँ ये चार्ज है, इस चार्ज की फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं। ठीक है, इस चार्ज की फील्ड लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसकी फील्ड लाइन है 7।
इसकी फील्ड लाइन की बात करता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसकी फील्ड लाइन होगी 13। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ द चार्ज। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है, देखिए इसका चार्ज 7 रहेगा तो इसका कितना रहेगा 13। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्ट अपोजिट टू किसके रहती हैं, चार्ज के रहती हैं। ये चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, ये चार्ज जितना कम होगा उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर इन दोनों के चार्ज की मैं बात करता हूँ, इसका Q1 है इसका Q2 है, तो रेशियो विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज द फील्ड लाइंस। तो दोनों की बात करूँगा, चार्ज Q1 और Q2 का रेशियो कितना हो गया 7/13, फिर 7:13 हो गया। तो फील्ड लाइन को गिन लो, फील्ड लाइन को गिन के जो रेशियो आएगा दैट रेशियो विल बी इक्विवेलेंट टू द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑफ द बॉडी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी को कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं। अब मोस्ट कॉमन ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक वो पॉजिटिव चार्ज ले लेगा और एक क्या ले लेगा नेगेटिव। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी हमेशा ऐसे ड्रॉ होती हैं। कैसे होती हैं? ऐसे करके ड्रॉ होंगी, याद रखेंगे इसको। पॉजिटिव चार्ज से तो कहाँ जाती है, हमेशा बाहर की तरफ जाती हैं। पॉजिटिव चार्ज से कहाँ जाएंगी, हमेशा बाहर की तरफ आएंगी, और नेगेटिव चार्ज के अंदर आती, नेगेटिव चार्ज के अंदर आती। तो देख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज से बाहर गई, नेगेटिव चार्ज के पास गई, पॉजिटिव चार्ज से बाहर, नेगेटिव चार्ज के अंदर। इट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द फील्ड लाइंस फॉर अ डाइपोल। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये क्या हो गया, अपने पास फील्ड लाइन आ जाएगी। ठीक है, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। देखिए, प्रॉपर्टी में हम लोग 2-3 चीज डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। चार 5 फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम लोग 4-5 ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पॉजिटिव, अभी फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी तो हमने 1-2 तो पढ़ी थी अभी। कौन सी? ये पढ़ी थी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज की कैसे रहेगी, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, और नेगेटिव चार्ज की कहाँ पर रहेगी, हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, मैंने अभी पॉजिटिव और नेगेटिव का इस टाइप से एक डायग्राम बनाया था। ठीक है, जो फील्ड लाइंस जाती हैं, फील्ड लाइंस मैंने बताई थी ऐसे जाएंगी, पॉजिटिव से बाहर की तरफ और नेगेटिव से अंदर की तरफ, ऐसे करके जाती है इसके द्वारा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ आएंगे, ऐसे करके। तो इस लाइन पर मैं जो टेंजेंट डालूंगा, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट डाल दूं, टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या होगा अपने पास, टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑफ लाइन will represent डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। टेंजेंट में ड्रॉ करूंगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल में 1-2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, SSR वगैरह में आपने देखा होगा, नेवी में, एयरफोर्स में भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ये एक दूसरे को क्या करती है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, हमेशा क्या होती है, जो कोड डालेंगे सरफेस के ऊपर, क्या डालेंगे, कोड डालेंगे, ऑलवेज नॉर्मल टू कोड सरफेस। कोड सरफेस, कोड मत डालो, ऐसा करो आप, जो कंडक्टर का सरफेस होता है इसके नॉर्मल बात करो आप। कोई भी कंडक्टर होगा अपने पास, कंडक्टर के सरफेस के क्या रहेंगी, नॉर्मल रहेंगी। क्या रहेंगी, नॉर्मल रहेंगी। ठीक है, कंडक्शन सरफेस के, और नॉट फॉर्म द क्लोज लूप। क्लोज लूप फॉर्म करने का मतलब क्या होता है, नॉट फॉर्म क्लोज लूप। मैंने क्या कहा, ये अपने पास कोई भी कंडक्टर चार्ज है तो इसके हमेशा क्या रहेंगी, नॉर्मल रहेंगी, 90 डिग्री पर रहेंगी। ये कोई भी कंडक्टर या फिर सरफेस, इसके साथ क्या रहेंगे, हमेशा पहला हमेशा नॉर्मल रहेंगी। नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब है जहाँ से शुरू हुई है फील्ड लाइन वहीं पर लौट के नहीं आएगी। जैसे बार मैग्नेट में होता था, ये तो नॉर्थ होता है, साउथ पढ़ेंगे, तो नॉर्थ से लाइन जाती है लौट के यहीं पर आ जाती है, नॉर्थ से लाइन जाती है लौट के यहीं पर आ जाती है। तो ये क्लोज लूप बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे।
कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई। तो 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है या तो इसके ऊपर या इसके ऊपर, ये 5 है तो 5 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। ऐसे सर वगैरह में बनते हैं बेसिकली। अब देख लीजिए जो अगले टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फील्ड क्या होता है।